जनाब मोहतरम सलमान गनी साहब से दरखास्त गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और बाबा सहाफ़त के हजूर खराज अकीदत पेश करे। मैं मशकूर हूँ आज के मुंतज़मीन का कि उन्होंने मुझे एक बामकसद, बावकार और ख़ूबसूरत तकरीब में इजहार ख़याल का मौका दिया। ज़फ़र अली ख़ान एक शख्सियत नहीं, एक कैफियत का नाम थे। इसलिए कि जब हम तहरीक पाकिस्तान की तरफ देखते हैं और आज़ादी की जद्दोजहद की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो पाकिस्तान का ख्वाब जो है वो हज़रत इकबाल ने देखा था, और इस ख्वाब को पाए तकमील पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहुँचाया। लेकिन इसके दरमियान जो अवामुन नास के अंदर तहरीक पैदा की गई, जो नौजवानों के अंदर एक जज्बा और बलबला पैदा किया, उसमें बड़ा और बुनियादी किरदार ज़फ़र अली ख़ान का था। और ज़फ़र अली ख़ान सिर्फ बर्रे सगीर के एक नामवर सहाफ़ी ही नहीं थे, वो एक ही वक्त में शायर भी थे, वो अदीब भी थे, वो बहुत बड़े दानिश्वर भी थे, वो सियासी रहनुमा भी थे, और एक वक्त ऐसा आया कि वो पंजाब से कानून साज असम्बली के मेंबर भी मुंतखब हुए थे। और अगर आप उनकी सहाफ़त को देखें तो वो सहाफ़त सिर्फ खबर के गिर्द नहीं घूमती थी, उनकी सहाफ़त बामकसद सहाफ़त थी। इसलिए उन्होंने सहाफ़त को ज़रिया बनाया था अवामुन नास के अंदर और ख़ास तौर पे नौजवानों के अंदर आज़ादी का जज्बा पैदा करने के लिए और ग़ुलामी का तोड़ करने के लिए। प्यारे बच्चों, मैं आपको उनका एक वाक़या बताना ज़रूरी समझता हूँ कि उनके वालिद मोहतरम मौलवी सिराजुद्दीन जो थे वो श्रीनगर में डाक खाने के मुलाज़म थे। ज़फ़र अली ख़ान अपने वालिद के पास मिलने के लिए जाते हैं और उनके वालिद मोहतरम ने, चूँकि वो पढ़ लिख तो गए थे, उन्हें उसी डाक खाने में मुलाज़म कर लिया। उस ज़माने के अंदर जो अंग्रेज़ सरकार के ऑफिसर्स थे वो घोड़ा इस्तेमाल करते थे। वो घोड़े पे आया और बड़े बड़े डाक खाने का एरिया था, और जब वो उस प्रेमिसेस के अंदर आता है तो वो बच्चे को बैठा देखता है। बच्चा कौन था? ज़फ़र अली ख़ान। तो उसने मुखातब करके कहा, बच्चे इधर आकर मेरे घोड़े की लगाम थामो। पहले तो उन्होंने उनकी तरफ नज़र ही नहीं दौड़ाई, और दूसरी दफ़ा फिर उसी लहजे के अंदर उनको मुखातब किया और फिर कहा कि तुम मेरी बात नहीं समझते, मैं तुम्हें इधर बुला रहा हूं और इधर आके मेरे घोड़े की लगाम थामो। तो उसने नहायत जुर्रत के साथ उसको जवाब दिया कि इसके लिए अपने किसी मुलाजम को बुलाएं, ये फरीज़ा मैं सरअंजाम नहीं दे सकता। जिसके नतीजे में उनको और उनके वालिद दोनों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उनके वालिद मोहतरम ने उनसे एक्सक्यूज़ तो ज़रूर किया, जिसके नतीजे में मौलवी सिराजुद्दीन की नौकरी तो बहाल हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह के नौजवान को अंग्रेज़ सरकार हज़म नहीं कर सकती। और इसीलिए ज़फ़र अली ख़ान का एक शेर है कि फ़कीह मसलहत भी से वो रिंदे बादा खार अच्छा, निकल जाती है जिसके मुंह से सच्ची बात मस्ती में। मैं जिस दौर की बात कर रहा हूँ वो ज़फ़र अली ख़ान का दौर था, और उनकी जुर्रत और बेबाकी का एक ज़माना मुतरफ था। वो इंतहाई मुश्किल दौर था। ज़िम्मेदार सिर्फ एक अखबार का नाम नहीं था, ज़िम्मेदार एक जुर्रत और बेबाकी और हुर्रियत आज़ादी की हुर्रियत का बड़ी ललकार भी थी। और ज़िम्मेदार के बारे में आपको ये बताता चलूँ कि ज़िम्मेदार अगर एक गांव में एक अखबार जाता था, 2 आने का अखबार था, तो लोग 2 आने का अखबार भी खरीदते थे और किसी पढ़े लिखे के पास जाकर 1 आना दे के खबरें उनसे सुना करते थे। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर हज़रत इकबाल की सोच अप्रोच, उनका जज्बा और बलबला कार फरमा था,
جہاں پر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک شخصیت تھی، وہاں پر ظفر علی خان کا ایک روشن کردار تھا۔ وہ لوگ غیر معمولی اہمیت اور حیثیت کے حامل ہوتے ہیں جو اپنے نقوش دنیا کے اندر چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ظفر علی خان کے نقوش جب بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ لکھی جائے گی، جب پاکستان کی آزادی کی جدوجہد کا ذکر ہوگا، جب اس وقت اسلامیہ نے ہند کے اندر تحریک کی بات ہوگی، تو ظفر علی خان کی بات ضرور ہوگی۔ ہاں، یہ بات ایک بڑے المیے سے کم نہیں کہ آج کی صحافت میں مجھے ظفر علی خان نظر نہیں آ رہا، اور صحافت جو ہوتی ہے وہ قوم کی آواز ہوتی ہے، وہ قوم کی آواز بنتی ہے، وہ جرأت و کردار کی بات ہوتی ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کی زندگی میں قیدیں تھیں، مشکلات تھیں، لیکن انہوں نے پوری استقامت کے ساتھ جیل کاٹی، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یا ریل میں ہوتے تھے یا جیل میں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت اسلامیہ نے ہند کے اندر ایک جذبہ موجود تھا، ایک یکسوئی تھی، ایک سنجیدگی تھی کہ ذمہ دار ایک وقت میں تو کاشتکاروں کا اخبار تھا جب ان کے والد محترم نے نکالا تھا، لیکن ظفر علی خان جب لاہور شفٹ ہوئے تو انہوں نے ذمہ دار کو ایک نیا رخ دیا، انہوں نے اسے آزادی کا علمبردار بنایا۔ پہلے یہ ہفت روزہ تھا اور اس کے بعد اسے روزنامہ بنا دیا گیا۔ آپ اس بات پہ کیا یقین کریں گے کہ ان کے اخبار کو بند کرنے کے لیے انگریز استعمار کو کیا کچھ نہیں کرنا پڑا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ شخص، اس کو دبانے کے لیے، اس کو جھکانے کے لیے ہم جو حربے بھی اختیار کرتے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں سے سر نکال کر مسکرا دیتا ہے۔ تو ذمہ دار پر پابندی لگا دی گئی، اس کا ڈیکلیریشن منسوخ کر دیا گیا، اور اس زمانے میں 1,00,000 روپیہ اس کی جو ایک گارنٹی رکھی گئی تھی وہ ضبط کر لی گئی۔ 1,00,000 کا مطلب آپ ذرا دیکھیں کہ ہم 1 صدی پہلے کی بات کر رہے ہیں، اس 1,00,000 کا مطلب کئی کروڑ بنتا ہے۔ تو یہ جذبے اور ولولے ہی کی بات تھی کہ لوگ از خود پیسے اکٹھے کر کے انہوں نے جمع کروائے اور ذمہ دار کو بحال کروایا۔ میں جب آج کے دور کی بات کرتا ہوں، ابھی میری بہن سوشل میڈیا کی بات کر رہی تھی، تو سوشل میڈیا پہ انتشار اور خلفشار کیوں ہے؟ پاکستان آج دشمن کی زد میں کیوں ہے؟ میرا خیال ہے ہمیں نئی نسل کے سامنے کھل کر بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم ان کے سامنے سچ نہیں بولتے۔ اور آج کا بڑا سچ یہ ہے کہ آپ کے اندر پیدا شدہ تحریک، آپ کے اندر آزادی کا جذبہ، آپ کے اندر سچ اور جھوٹ کی تفریق کا جذبہ، اسے مان رکھنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہم نے اپنے سچ اخذ کر رکھے ہیں۔ اور ایک وقت تھا کہ پرنٹ میڈیا اپنا ایک رول ادا کرتا نظر آتا تھا۔ پرنٹ میڈیا آج بھی تاریخ کا نام ہے۔ اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا آیا، سوشل میڈیا آیا۔ ڈیجیٹل میڈیا کو آج پذیرائی کیوں ہے؟ اگر پرنٹ میڈیا میں سچ لکھا جاتا ہو، اگر ہم الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے لوگوں کو زمینی حقائق سے آگاہی دیتے ہوں، اگر ہم اپنی قوم کے ساتھ جھوٹ نہ بولتے ہوں، تو لوگ کبھی سوشل میڈیا پہ اعتماد نہ کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ اعتماد کا فقدان ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ حضرت اقبال، انہیں نوجوانوں کا شاعر کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ اگر آپ ان کی صحیح معنوں میں نظریاتی تربیت کریں گے تو امت کا مستقبل بھی روشن ہوگا، اور جو مملکت خدا داد پاکستان
वजूद में आएगी, उसमें इनका बुनियादी किरदार होगा। यही वजह थी कि वो एक वक्त में कहते हैं कि तू शाही है, परवाज है काम तेरा, कि तेरे सामने आसमां और भी हैं। और फिर इसी तरह के नौजवानों के बारे में वो फिर कहते हैं कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कुमंग। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि आज के इस दौर में मीडिया के अंदर एक कंफ्यूजन है। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल हमारे मीडिया पे एतमाद नहीं कर रही, हम लोगों को ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह नहीं कर पा रहे, हम दुरुस्त बात नहीं कर रहे। ये सारा गैप डिजिटल मीडिया पूरा कर रहा है। तो हमें वापस लौटना पड़ेगा हज़रत इकबाल की तरफ, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ, ज़फ़र अली ख़ान की तरफ। ज़फ़र अली ख़ान पे लोग क्यों एतमाद करते थे? उनकी बात को हक और सच क्यों समझते थे? ये तीनों लीडर, आप कभी उनकी जद्दोजहद की तरफ देखें, आप उनके ख्यालात और नज़रियात का जायज़ा लें। ये तीनों लोग यकसू थे, संजीदा थे, उनके अंदर एक जज्बा और वलवला था। उनकी सियासत, उनकी सहाफत बामकसद थी, और यही वजह थी कि लोग उन पर अंधाधुंध एतमाद करते थे। हजरत कायद अंग्रेजी में तकरीर किया करते थे, एक बड़े जलसे से खिताब कर रहे हैं कि एक मनचला भंगड़ा डाल रहा है। किसी ने आके उसे हिला के पूछा कि तेनू गल दी समझ लग रही है? उसने कहा कि ये शख्स जो बात कर रहा है, ये बात दुरुस्त कर रहा है। लोगों का इतना पक्का ईमान था। क्या मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं कि क्या आपके पास पाकिस्तान के अंदर कोई एक लीडर ऐसा है जिसके बारे में आप दिल पे हाथ रख के कहें कि ये शख्स सच बोलता है, ये शख्स दयानतदार है, ये शख्स, इसके अंदर पाकिस्तानियत का जज्बा है, इसके ज़ाती मफादात नहीं, इसके ख़ानदानी मफादात नहीं? मेरा ख्याल है कि कोई शख्स भी यहाँ पर कसम देने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं आखिर में एक मरतबा फिर पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को ये कहता हूँ कि आपने सियासी जमातों की तरफ नहीं देखना, आपका दिल पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। अपने अंदर पाकिस्तानियत का जज्बा पैदा करें। मैं पूरे यकीन के साथ एक बात कह सकता हूं कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान, इसके अंदर 12 मौसम मौजूद हैं। इससे अच्छा फ्रूट, इससे अच्छी वेजिटेबल्स दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि हम एटमी ताकत हैं, लेकिन हमारे दूसरे हाथ में कशकोल है। हम मांगते फिरते हैं। हमारी अशराफिया ने पाकिस्तान को लूट के खाया है। हमारी हुक्मरान अशराफिया, हमारी ब्यूरोक्रेसी की अशराफिया, हमारे जर्नलों की अशराफिया ने इसके बदन को नोचा है। मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान के बारे में IMF की रिपोर्ट है कि IMF ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन और लूटमार खत्म करने के दावे किए जाते हैं, और हर आने वाली हुकूमत करप्शन और लूटमार की एक नई तारीख रकम करती है। और दूसरा गिला मुझे उसी IMF से है कि वही IMF टैक्स लगाने के लिए कहता है कि बिजली पे टैक्स लगा दो, गैस पे टैक्स लगा दो, पेट्रोलियम पे टैक्स लगा दो, पाकिस्तान के तनख्वाहदार तबके पे टैक्स लगा दो। लेकिन वो IMF कभी ये नहीं कहता कि अशराफिया पे टैक्स लगाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे टैक्स लगाओ, बड़े बड़े बिजलास पे टैक्स लगाओ। ये बहुत बड़ा तजाद है, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल उसी तरह रोशन है
जिस तरह मेरे सामने बैठे हुए बच्चों के चेहरे रोशन हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने अंदर जान पैदा करनी होगी। हमें सियासी जमातों का आलाकार बनने की बजाय अपने अंदर वो जज्बा पैदा करना होगा जिस जज्बे की बात जफर अली खान ने की थी, जो एक नजरिए के लिए लड़ा था, जो एक फलसफे पे कारबंद था, जिसके ख्यालात और नजरियात में दोहरा किरदार नहीं था। आप जब अपना एक बड़ा किरदार अदा करेंगे तो आपके अंदर से लीडरशिप निकलेगी। हम एक मायूस कुन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन बात शर में से खैर निकलती है। मैं आपका टाइम ज्यादा तो नहीं ले रहा। शर में से खैर निकलती है, और वो शर में से खैर इसलिए निकलती है कि इस पाकिस्तान के लिए लाखों लोगों का खून इसकी बुनियादों में मौजूद है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं, इसलिए कि जब पाकिस्तान के अंदरूनी हालात देखे जाते हैं, जब सोशल मीडिया पर नजर दौड़ाई जाती है, तो एक मायूसी, बेचैनी और बेयकीनी की कैफियत पैदा होती है। तो फिर हमारा दुश्मन, उनकी लीडरशिप 7 अप्रैल को, 12 अप्रैल को, 17 अप्रैल को मैंने टीवी चैनल्स पे देखा कि वो नरेंद्र मोदी ये कहता नजर आ रहा था कि हम पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेंगे, हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान दहशतगर्दी की अमाजगाह है। और उसने एक साजिश का जाल बुना, पहलगाम के नाम पर, पहलगाम के मुकाम पर पहलगाम किया था। 8 लाख फौज कश्मीर के अंदर मुसल्लत कर रखी है, कश्मीरियों की आवाज दबाने और झुकाने के लिए। कहा कि यहां पर आकर दहशतगर्द हमारे 26 लोगों को टारगेट करके चले गए। ये पाकिस्तान ने किया है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का एक जिम्मेदाराना किरदार वहां से शुरू हुआ। पाकिस्तान ने जवाब में इल्जाम तराशी की बजाय दुनिया से कहा कि इस वाक़े को टेस्ट केस बनाएं, इसकी तहकीकात करवाएं, हम आपसे तावन करेंगे। लेकिन भारत ने मानने से इनकार कर दिया। आज तक वो उसकी तहकीकात नहीं करा सका। हुआ क्या कि 22 अप्रैल से पहले का पाकिस्तान, खालिद साहब, एक इंतशार था, एक खलफशार थी, एक तनाव था। लेकिन जब भी हम कौम बनते हैं, जब भी हम इकट्ठे होते हैं, जब भी हम इकट्ठे होकर अपनी फौज के पीछे खड़े होते हैं, आपको फतेह मुबीन मिलती है। क्या हुआ? 7 मई को उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने कहा कि हम दफाई पॉलिसी पर कारबंद हैं। अफगानिस्तान को भी कहा, बगल बच्चा बन गया इंडिया का, उन्हें अब भी कहा कि हम दफाई पॉलिसी पे हैं, आप हमला करेंगे, जवाब आएगा। किसके कहने पे कह रहे हैं? वो सबको पता है। हुआ क्या कि 7 मई के बाद 10 मई फजर का वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, जब भी किसी गज़वा के लिए रुखसत होते थे तो फजर का वक्त अजान के बाद नारा तकबीर, कि हमने जब भी खुदा ताला की तरफ रजू किया और दुनियावी फोर्सेस को छोड़ा। क्या हुआ 10 मई को? दुनिया कहती है, दुनिया का मीडिया कहता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स आसमान की मलका है। क्या बड़ा काम किया था। मैं कहता हूं, वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान, इस खित्ते की फजाओं और हवाओं पे पाकिस्तान की एयरफोर्स का राज था। मैं कहता हूं सिर्फ फजाओं और हवाओं में नहीं, उससे ऊपर भी एक जात बैठी थी जिसको पाकिस्तान की बेहतरी मकसूद थी। और 9 मई की रात को अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस, उसने कहा कि ये तो इनका आपस का मसला है, हम इसमें नहीं पड़ते। उनका ख्याल था कि ये लड़ेंगे,
पाकिस्तान रोता हुआ आएगा हमारे पास कि हमारी जान छुड़वा दें। हुआ क्या कि 10 मई की सुबह को काम शुरू हुआ, 3 घंटे में ही काम हो गया। और वो रफील जिनके बारे में मोदी कहता था कि हमारे पास रफील होंगे तो हम क्या करेंगे, वो रफील हिंदुस्तान की सरजमीन पर दे मारे। आज मैं नहीं कहता, सदर ट्रंप कहता है कि 6, 7, 8 त्यारे इनके गिरे, मैंने सुलह करवाई। असल क्रेडिट किसका था? अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तानी अवाम यकसुई से अपनी फौज के पीछे खड़ी हुई थी। लेकिन प्यारे बच्चों, बात नहीं बनेगी सिर्फ इस बात पे, जब तक पाकिस्तान, इकबाल का पाकिस्तान, कायद का पाकिस्तान और जफर अली खान का पाकिस्तान नहीं बनेगा। उनका पाकिस्तान कौन सा था? उनका पाकिस्तान एक आज़ाद, बावकार, खुशहाल पाकिस्तान था। आज हम एटमी पाकिस्तान जरूर हैं, हमें माशी खुद इंसानी की मंजिल पे पहुंचना है। और माशी खुद इंसानी की मंजिल पे पहुंचने के लिए सियासी क़यादत को अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। सियासी क़यादत अपने गिरेबान में नहीं झांकेगी, अपना किबला दुरुस्त नहीं करेगी, हम आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते। हमें अपनी अंदरूनी कशमकश खत्म करनी होगी। आगे बढ़ने के लिए हमें इल्जाम तराशियों का सिलसिला खत्म करना पड़ेगा माशी ताकत बनने के लिए। तो मैं आखिर में ये बात कह के आपसे रुखसत होता हूं कि सिंधी नहीं तो कुछ भी नहीं, अफगान नहीं तो कुछ भी नहीं। कहते हैं कुछ लोग बलोचिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं, प्यारा है पंजाब मुझे भी, लेकिन दुनिया वालों से कहते हैं ये बात कि पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं।